बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास पेपर का क्वेश्चन है, सादा वाला क्वेश्चन है। कल आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। जस्ट हल्का सा गो थ्रू करूँगा, उसके बाद कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बातें डिस्कस होंगी। P Limited acquired 2100 shares of S Limited 5 years ago for 36,000. 5 years ago. Okay. Balance sheet as at 30th June 2014 is given below. हमारे पास property, plant, equipment, loan, payable, investment, equity, retained earning. Additional information में at the time of acquisition retained earning 7,000, non-controlling interest proportionately करना है, goodwill impair हो रही है 20%, और ये क्वेश्चन अब हमें देखना है। थोड़ा सा क्विकली इसको करते हैं। कुछ बातें जो अंडरस्टूड हैं लेकिन ज़रूरी हैं, उनको मैं डिस्कस। सपोजली इसका 5 साल पहले हमारे पास एक्विजिशन डेट जो बनती है और जो आज रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 14, इनके दरमियान में 5 साल आप ले लें तो 30 जून 9 बनती है। ठीक है, ये 5 इयर्स की एक्विजिशन आ गई। हमारे पास वर्किंग 2 में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज उसने नहीं बताई हुई, लेकिन हम मालूम कर सकते हैं कि 2100 शेयर्स उसने खरीदे थे, टोटल 2800 बनते हैं, तो 2100 डिवाइडेड बाय 2800 गिव्स यू 75%। तो इसका मतलब बाकी उसके पास 25% हैं। वो नंबर ऑफ शेयर्स आप अगर मालूम करना चाहें तो सादगी में मालूम हो जाते हैं। वो 700 नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो वर्कआउट करके अपने पास रख लेना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने बता दी हुई है कि 36,000 रुपये है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। वर्किंग फॉर गुडविल की कैलकुलेशन है, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ली 36,000। NCI क्योंकि प्रोपोर्शनेट है, इसलिए हम उसकी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट वो मालूम है हमें। शेयर कैपिटल है 28,000 का और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 40,000 की। आई एम सॉरी, उसने क्या कहा, जिस दिन उसने एक्वायर किया उस दिन रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी उसकी, पर एज एच ये रिटेन्ड अर्निंग 7,000 की थी, ये उसने बताया। रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 7,000 की और ये बनता है 35,000। 35,000 का आप लेंगे 25 NCI 35,000 times 25% comes to 8,000 8750। ओके, इसका टोटल कीजिएगा 46,700 जी बेटे 44,750 माइनस कीजिएगा 35,000 को। हमारे पास गुडविल आ जाती प्रोपोर्शनेट
9750, उसमें से कह रहा है 20% इम्पेयर हो गई, बनती है 1950 नहीं बेटे 1950, हाँ यस 1950। और हमारे पास ये गुडविल एक्विजिशन डेट की है, हमें मिल गई गुडविल रिपोर्टिंग डेट की 7800, ये काम भी हो गया हमारा। उसके बाद अब आप वर्किंग फाइल में तशरीफ लाते हैं, विच इज़ NCI। हम लेते हैं इसमें NCI ऑन एक्विजिशन डेट विच इज़ 8750, प्लस करते हैं S कंपनीज पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स टाइम्स क्या हो गया टाइम्स NCI परसेंटेज, वो हमारे पास है 40 -7 33 into 25% gives you 8000। अपने कैलकुलेटर्स कीड़े पड़ जाते हैं बेटे अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें, यकीन करें। हाँ हाँ 8250 और 17000 आ जाएगा। ये गुडविल प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट हुई थी, इसलिए इसकी इम्पेयरमेंट का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। और अब हमारे पास वर्किंग 6 में ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स P companies retained earning on reporting date, that is 100,000. और S companies retained earning post acquisition into controlling interest percentage, which is 33,000 into 75% gives you जी बेटा 24750, और इसमें से लेस करेंगे impairment of goodwill which is 1950. One double two 866। जी अब्दुल्ला हिद समझ आ गई? गलती कहाँ पर थी आपकी? कहाँ पे? किसका किसका? 5 हाँ हाँ चल खैर, इसका मसला तब पैदा होता अगर वो आपको सपोजली कहता है कि हर साल ये 100 रुपया इम्पेयर हो रहा है, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करके तो आप उसको कर लेते हैं कि जब से खरीदा कर सकता था ना। इस तरह की कोई तंगी आपके साथ, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि आप assume all the data in question 1 except that non-controlling interest is valued at 11,000 और गुडविल इम्पेयर हुई है 20% पे। तो मैं इसकी वर्किंग यहाँ पर बनाता हूँ, वर्किंग फोर्स से बात को शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो देखिए इस 40 में से 36,000
की इन्वेस्टमेंट है एस कंपनी में, बाकी 4000 की इन्वेस्टमेंट अदर कंपनीज में है। ठीक है, बात मैं समझा पाया हूँ क्या कह रहा हूँ? जो आपकी इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो रही है गुडविल के लिए, वो ये 36,000 है जो यहाँ पर आपके पास आ रही है। बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है 4000 की और ये 10,000 की, मिलकर 14,000, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको शो करनी है। इन्वेस्टमेंट्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको 14,000 की शो करनी है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन फलाना, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी थी वो ये थी जिसको कि आपने इस्तेमाल कर लिया वर्किंग के अंदर। फॉलोड मैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो पॉइंट है उसको सिर्फ इसलिए सॉल्व करना चाह रहा हूँ आपके सामने ताकि वो इम्पेयरमेंट का कंपैरिजन आपको सामने नज़र आ जाए। वर्किंग फोर्स से बात को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की वर्किंग फोर्स, गुडविल की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वही 36,000, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इसने यहाँ पर दी है विच इज़ 11,000। एक तो ये कंपैरिजन आपके पास आ गया कि यहाँ पर हमने फेयर वैल्यू एनसीआई की इसकी परसेंटेज ली थी, जबकि यहाँ पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई उसने बता दी। अच्छा जी, अब इधर से आप लेस करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट, जो कि 35,000 एज इज उठा लो अब, क्योंकि पहले वर्किंग तो कर चुके हैं। लेस कीजिए, व्हाट यू गेट इज गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट। इसमें से कहता है इम्पेयरमेंट जो हो रही है 20% की हो रही है, 12,000 का 20% कम्स टू 2400, तो आपके पास रह जाएगी गुडविल ऑन रिपोर्टिंग डेट 9600। याद रहे कि फुल गुडविल है, ये फुल वैल्यू है ये गुडविल की। अच्छा जी, ओके। अब हमने इस गुडविल की इम्पेयरमेंट के 2 हिस्से करने होते हैं। जो फुल गुडविल होती है उसमें 75% जो है वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में माइनस होगा और 25% एनसीआई में माइनस होगा। बस ये है जी पॉइंट इसका। तो आप एनसीआई बनाइएगा, वर्किंग 5 एनसीआई, उसमें फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट इज गिवन 11,000। आप टीचर पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ एस इनटू एनसीआई %, ये आप यहीं से फिगर बेशक उठा लें डायरेक्टली 8250, हम वर्कआउट कर चुके हुए हैं। 8250 उठा लें और यहाँ पर आप शेयर इन गुडविल इम्पेयरमेंट, इसका शेयर बनता है 2400 का 25%, 600 इसमें से माइनस कीजिएगा। व्हाट कम्स बेटा 18
650 और डबल चेक कर लो बेटे। और इसके बाद आपकी ग्रुप रिटेन अर्निंग है, उसमें 3 कंपनीज रिटेन अर्निंग ऑन रिपोर्टिंग डेट विच इज़ 100,000 पिछली वर्किंग से उठा लिया मैंने। और पोस्ट एक्विजिशन retained earning of S into controlling interest percentage, इसको भी ऐसे से उठा लें 24,750। अब शेयर इन गुडविल इम्पेयरमेंट इसका कितना है? $2,400 into 75% gives you 1,800। लेस कीजिएगा 1,22,000 950। ठीक है बेटे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेंगे। गुड। आगे मैंने इसी क्वेश्चन में एक और फनकारी लगाई है, वो देखिएगा। वही क्वेश्चन चल रहा है लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा मजीद उसमें तरमीम और इजाफा किया। आप अगर चाहें तो एक मरतबा इस क्वेश्चन को दोबारा से हम शुरू से पढ़ लेते हैं। वही वाला क्वेश्चन है कि कोई और क्वेश्चन है? क्वेश्चन कोई और, ये वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने नीचे फिर मुजाफा किया। अच्छा ठीक है, इन एक क्वेश्चन में मैंने 2 जगहों पर तरमीम इजाफा किया। बार इस क्वेश्चन को पहले यहाँ तक आप देखिए। ड्राफ्ट समराइज्ड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जीएल एंड इट्स सब्सिडरी एसएल 31 December 2016। इन्वेस्टमेंट इन एसएल इज गिवन। उसके बाद 10 रुपये का एक शेयर है, 450 मिलियन रुपए के ये शेयर्स हैं। प्रीमियम में रिटेन अर्निंग है। 60% एक्वायर किया 1 जनवरी 16 को। कंसिडरेशन जो एक कैश कंसिडरेशन 1,11,000 नज़र आ रहा है, या 111 मिलियन, आई एम सॉरी, 111 मिलियन जो नज़र आ रहा है, विच इंक्लूड्स कंसल्टेंसी चार्जेस ऑफ 6 मिलियन एंड लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 9 मिलियन। और उसके बाद 2 शेयर्स इन जीएल फॉर ईच 3 शेयर्स एक्वायर्ड। ये कल मैंने इससे मिलती जुलती बात आपको की थी। ये सारी वर्किंग आपको समझा दी थी कल या नहीं समझा दी? सारी समझा दी थी। अच्छा, तो फिर अगर ये समझा दी थी तो आपने सॉल्व किया कि नहीं इसको? और ये ऑनर ऑफ एस लिमिटेड टू डेफर परचेज कंसिडरेशन, ये वाली बात ये नहीं की। ये इजाफे वाली बात मैंने आपसे नहीं की थी, मैंने सिर्फ पीछे पीछे। ओके चले, फिर ये समझ लीजिए। शेयर इशूड एज कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ जीएल, जीएल के शेयर की मार्केट वैल्यू 12 है, वेयर एज एसएल के शेयर की मार्केट वैल्यू 11 है। एट एक्विजिशन डेट रिटेन अर्निंग ऑफ एसएल वाज 100 मिलियन। एक्विजिशन पे ये थी। अब आगे मैंने कुछ मजीद बातें इस क्वेश्चन का हिस्सा बनाएंगे। ओनर्स ऑफ एसएल एग्रीड टू डेफर्ड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 500 फॉर 2 years। कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन में ये मामला तो है 1, 2, तीसरा ये मामला भी है कि 500 मिलियन की
कंसिडरेशन को डेफर किया 2 ईयर्स के लिए, रेट है 10%। फिर कह रहा फेयर वैल्यू बिल्डिंग एंड प्लांट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसएल ग्रेटर विद 100 million and 60 million respectively. Building is depreciated 5% whereas plant is depreciated ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। NCI is valued at fair value and goodwill was impaired by 10 million. Okay. Fair value building and plant machinery on the date of acquisition of SL was अच्छा, ये मैंने टाइप नहीं किया हुआ, तस्वीर खींची है, अंग्रेजी सही करनी है। क्या हो गया यार? समझ तो आ रही है क्या है, लेकिन अंग्रेजी ठीक ना होने की वजह से मैं सेट करना चाह रहा हूँ इसको। कंप्यूटर्स तो हो गया हमारा। ओके, तो हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी करनी है इसके अंदर, और उसके बाद इसकी जो एमसीआई है उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और गुडविल को 10 मिलियन से इम्पेयर करना है। आइए वर्किंग जो टीम है उनको कुछ भी देख लेते हैं। हमारी एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 16, हमारी रिपोर्टिंग डेट बैलेंस शीट के ऊपर लिखी हुई होती है, इनके दरमियान डिफरेंस 1 साल का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, इसने भी काम आना। ये 2 का होगा तो क्या होगा, 3 होगा तो क्या होगा, इस दरमियान डिफरेंस। उसके बाद कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज उसने बताई भी है कि जी 60% है, ये ले ली। लेकिन साथ ही नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि पता चले हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर किए हैं। क्यों ये पता चले? क्योंकि हमने उसकी अगेंस्ट अपने शेयर्स भी कुछ इशू करने हैं। लिहाजा हमने ये देखा कि जो 60% की एक्विजिशन है वो उसके 450 मिलियन रुपए के शेयर्स के अगेंस्ट है। तो 450 मिलियन के शेयर्स को जब नंबर में लेकर आते हैं तो वो बनता है 45 मिलियन। 45 का 60% 27 हमने एक्वायर किया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिए। स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात परेशान होते हैं, उस परेशानी को मैं अभी आपके सामने वाज़े कर दूं कि सर बैलेंस शीट में तो 450 लिखा था, आपने 45 क्यों लिखा है? और इसके ऊपर टकरे मार मार के 2-3 घंटे ज़ाया करते हैं, नहीं समझ आते। ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। ये है 450 मिलियन, ठीक है। उसका आपने बनाना है नंबर, 10 रुपए का एक शेयर। तो मालूम होता है कि वो बनते हैं 45 मिलियन। 450 मिलियन से 45 मिलियन पर आ गए आप नंबर ऑफ शेयर्स पे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो मिलियंस की हो रही है, इसलिए ये हमने 45 उठाया। ठीक है बेटे जी, इसलिए मजीद परेशान नहीं होना। अगली यहाँ पर जो वर्किंग है वो ये कहती है कि आपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है। कह रहा है कि जो 111 मिलियन है उसमें 6 और 3 ये 9 मिलियन आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कीजिए, तो प्योर जो इन्वेस्टमेंट में जाएगा 102 जाएगा
उसके बाद नॉन कैश कंसिडरेशन के रेफरेंस में कहता है जीएल ने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए, कितने, हर 3 के बदले में 2, 18 मिलियन बनते हैं। और जो मार्केट वैल्यू उस दिन थी उस पर लेंगे। इसमें पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो मुझे आगे ना चलने दीजिएगा। मैं इसको एहतियात के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये वो पॉइंट हैं जिस पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। अदरवाइज आप लोग इस वक्त जो प्रिटेंड कर रहे हैं या अपना शक्ल दिखा रहे हैं वो सही दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि ये वो एरियाज हैं जिसमें बच्चा खाम में रुक जाता है। ये 216 हो गया। उसके बाद डिफर्ड कंसिडरेशन, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा कि आपने कहा कि 500 मिलियन भी हम देंगे लेकिन 2 साल के बाद देंगे। अब इसकी डिफर्ड कंसिडरेशन बनाने के लिए 2 साल का 500 मिलियन 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, 413 की आगे, 413 मिलियन। टोटल कंसिडरेशन 731, और बात वही है कि वर्किंग 4 में फिगर कहाँ से आती है, 731 वर्किंग 3 से। क्लियर है? गुड। मैं हाइलाइट्स रब कर रहा हूँ इसको। उसके बाद वर्किंग 4 जो गुडविल है आपकी, वो आपने वर्कआउट की। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई वो कह रहा है कितनी, आपके नंबर ये 18 जो हैं, सॉरी ये वाले 18, ये जो नंबर 18 है ये आपने लिए क्योंकि एनसीआई के पास कितने शेयर्स हैं, 18 मिलियन। उनकी फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए ये एनसीआई की फेयर वैल्यू, एनसीआई के शेयर की फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट ली जाती है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये भी वो एरिया है जिस पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये 11 रुपये से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, 12 से क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। 12 रुपये फेयर वैल्यू है जीएल के शेयर की। एनसीआई शेयर होल्डर है एसएल का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर है एसएल का। वो कहता है कि एसएल में अगर वो एक्विजिशन डेट पे इन्वेस्ट करता तो 11 रुपये की इन्वेस्ट करता, तो वो फेयर वैल्यू जो एनसीए के पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको हमने 11 रुपये से मल्टीप्लाई करके फेयर वैल्यू बना दी। क्लियर? ये गलतियां नहीं होना चाहिए और ये गलतियां होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं परेशानी में आप लोगों को ये बात स्लो बता रहा हूँ। अब उसके बाद ये है कि फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एसएल ऑन एक्विजिशन डेट आपने लेनी है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ एस कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट में आपके पास उसका शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग। शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग कौन सी, जो एक्विजिशन डेट पर थी। ये एक्विजिशन डेट पर रिटेन्ड अर्निंग थी उसकी 100 मिलियन की। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम एंड 100 मिलियन, ये ले ली। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जो एसेट हमारे पास एक्विजिशन डेट पर कैरिंग अमाउंट से डिफरेंट फेयर वैल्यू रखता था, उसका कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का फर्क कहता ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एसएल was greater than its carrying amount with so and 60 respectively. Building 5%, बेटा ये बात बाद में करेंगे, ये वाली बात बाद में करेंगे, फिलहाल पिछली बात। तो ये बेटे जितने से वो ज़्यादा है वो आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ले लें। अब हुआ क्या, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि नेट एसेट्स में क्यों जा रहा है। आप जब एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो एसेट अपनी जगह डेबिट होता है और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होता है। तो आप यही अज्यूम कर रहे हैं कि उस दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का हिस्सा होगा, ठीक बात, और तब आप उस इक्विटी को खरीद रहे हैं। तो वो इक्विटी का हिस्सा बना और इक्विटी बन गई उसकी 860 की, जिसमें कि आपने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की अब तक 731 का खरीदा, नॉन कंट्रोलिंग की फेयर वैल्यू 198 बनती है, टोटल 929 को इससे आपने मीट किया तो 69 की गुडविल बन गई। अब उस गुडविल को इम्पेयर करने की बात आई
तो उसने सीधी सीधी बात की कि गुडविल 10 मिलियन इम्पेयर हो गए, ये गुडविल रिपोर्टिंग डेट पर आ। बताइए जी, यहाँ तक वर्किंग क्लियर। अब एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्किंग ये है, जो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी अपवर्ड रीवैल्यू हुए कंसोलिडेशन की वर्किंग की खातर हुए। मेरे अल्फाज को गौर से सुन लीजिएगा। एसएल की बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक बनी हुई है। एसएल की बैलेंस शीट में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी नजर आ रहे हैं, ठीक नजर आ रहे हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नजर आ रहे हैं, ठीक नजर आ रहे हैं। हमने जब उनको जीएल के अंदर जम करना है तो फेयर वैल्यू पर करना है। उस जीएल में जब जम करने की बारी आती है 1600 में 500 को, तो हम कहते हैं जी 100 इसका आप फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का ऐड करें, कर दें जी। फिर हम कहते हैं कि ये तो काम किया था एक्विजिशन डेट पर, हम टोटल कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट के लिए, रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू। तो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग डेट के दरमियान में जितने साल हैं उतने सालों की डेप्रिसिएशन एक नोशनल फिगर होगी, वो वर्कआउट करके इसमें से माइनस करें और उसका इफेक्ट रिटेन प्रॉफिट में से माइनस करें। फॉलोड। अब वो रिटेन प्रॉफिट्स जो हैं, वो रिटेन प्रॉफिट दो हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं, एनसीआई में भी और ग्रुप रिटेन अर्निंग्स में भी, इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है वो उन दोनों में जाएगा। अच्छा जी, अब वो 100 रुपये की डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? बिल्डिंग 5% डेप्रिसिएट होती है, तो ये आप 5% डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट करेंगे, बन जाएगी 5। अब नंबर ऑफ ईयर्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर ऑफ ईयर 1 साल है। अगर यहाँ पे 3 साल होते तो 3 सालों की जाती। ये है वो इम्पोर्टेंस जो वर्किंग वन से उठाते हैं। फॉलोड। अभी आगे कॉम्प्लेक्स आएंगी बातें, तब मैं देखूंगा कि जी आप लोग जो मुझे अपने कॉन्फिडेंट चेहरे दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो ये बेटे आपने जो एनसीआई में डेप्रिसिएशन और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट लिया, वो ये है डेप्रिसिएशन ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। आप एक नई वर्किंग भी बना सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। मैं वर्किंग बनाकर अगर चलूं तो वर्किंग 7 क्या है? डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। मैं वर्किंग बना रहा हूं। बिल्डिंग अपवर्ड वैल्यू के बाद 100 रुपये से इंक्रीज हुई, अपवर्ड वैल्यूएशन हुई ना इसकी। और प्लांट एंड मशीनरी, इसकी भी अपवर्ड वैल्यूएशन हुई है 60 से। एम आई राइट? ये मैंने खास तौर पे अपवर्ड लिखा है क्योंकि अभी आप लोग मुश्किल क्वेश्चंस में देखेंगे डाउनवर्ड भी हो रही होगी, मैं इसलिए इसको अलग से वर्किंग में लेकर आया हूँ। इस पर डेप्रिसिएशन आपकी 10 सालों की है, या परसेंटेज में दिया हुआ तो परसेंटेज ले लीजिए। सॉरी 5% की है, सॉरी 20 सालों की 5% है। इस पर डेप्रिसिएशन जो है 10% की है, ये बनती है 5 और ये बनती है 6। इसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं बड़ी डिटेल से बात को समझा रहा हूं। वर्किंग वन में मौजूद नंबर ऑफ ईयर्स के डिफरेंस के साथ ये 1 है। ये क्या है? ये है RD माइनस AD, ये है। अगर ये 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। डज इट मेक सेंस? गुड। अब आपके पास आ जाएगा 5
एंड 6 11। अब इस 11 में आप देखेंगे कि एनसीआई को क्या जाता है और उसको क्या जाता है, ग्रुप रिटेन अर्निंग को। ग्रुप रिटेन अर्निंग को 60% और एनसीआई को 40%। ये एनसीआई और ग्रुप रिटेन अर्निंग में स्प्लिट क्यों हो रहा है और अमूमन बच्चे इसको क्यों भूल जाते हैं, इसको स्प्लिट करना, ये बात जरा सुन लीजिए। इस वर्किंग में स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कंसोलिडेशन के वक्त हर वो एडजस्टमेंट जो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने का मूजब बन रही है, उसका इम्पैक्ट एनसीआई में जरूर जाएगा और बाकी का इफेक्ट ऑब्वियसली ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगा। और मेरी इसी बात को आगे मजीद सुनिए, इसकी रिकॉर्डिंग 2-3 मरतबा सुन लीजिएगा। जबकि कंसोलिडेशन बनाने के वक्त हर वो एडजस्टमेंट जो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स को इफेक्ट कर रही है, उसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रिटेन अर्निंग में जाएगा, एनसीआई में नहीं जाएगा। वजह उसकी क्या है कि पेरेंट कंपनी के प्रॉफिट्स में तो एनसीआई का कोई हक नहीं है। एनसीआई किस कंपनी का शेयर होल्डर है? सब्सिडरी का। लिहाजा सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स में जो कमी या बेशी होगी उसका इम्पैक्ट एनसीआई को जाना चाहिए और ग्रुप रिटेन अर्निंग में तो डेफिनेटली जाना चाहिए, टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर ग्रुप रिटेन अर्निंग और टू द एक्सटेंट ऑफ एनसीआई परसेंटेज फॉर एनसीआई। यहां तक मेरी बात अच्छे से समझ लो। बहरहाल प्रैक्टिस इसकी मजीद करेंगे। तो ये अब यहां पर एनसीआई में ये आप इसको वर्किंग 7 दे सकते हैं आप कि वर्किंग 7 से बात आई है और यहां पर इसकी डिटेल्स मैंने आपको वर्किंग 7 में बता दी, लेकिन यहां पर भी लिख दी। तो बेटे जहां ये सारी वर्किंग कंप्लीट हो गई, ये कंसोलिडेटेड बन गए। इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा मजीद डिस्कस किया, पढ़ लेते हैं सारा। जीएल ने एसएल को एक्वायर किया 31 दिसंबर की ये बैलेंस शीट दी हुई है। एसएल को एक्वायर किया 1 जनवरी 16 को, वही दरमियान में 1 साल बनता है। ये कोई फर्क नहीं इसमें डाला मैंने, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आगे कोई बातें की हैं मैंने। फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वर 600 मिलियन एंड 750 मिलियन रिस्पेक्टिवली। देखो जी, अब ये इस तरह से बात की है कि बिल्डिंग जो है वो 500 से उठ के 600 मिलियन हो गई, प्लांट एंड मशीनरी कह रहा है 750 मिलियन रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड 5%, वेयर एज प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब जरा थोड़ा सा सोचो हुआ क्या होगा। मैं ये पॉइंट आप लोगों के साथ चाहूंगा कि आप सोचकर फिर मुझे बताएं। आगे चलें। इट वॉज एग्रीड टू पे 50 मिलियन ऑन 31 दिसंबर एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन 31 दिसंबर 2008। अप्रोप्रिएट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। कहता है कंसिडर लास्ट 2 बुलेट्स एज पार्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन 1। ठीक है जी, हमने कंसिडर कर लिए। अब आप मुझे जरा एक वर्किंग करके बताएं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी बनती है? 160। आपने कैसे बनाई है मुझे आप थोड़ा सा अगर बताएं। आपने 600 में से 500 निकाला तो कितना आ गया?
ये है बिल्डिंग का, और प्लांट एंड मशीनरी का क्या किया आपने, 750 में से 690 आपने लेस किया, सॉरी, तो क्या आता है 60। तो ये मिला के आपने कर दिया 160। सब बच्चे सेटिस्फाइड हैं इससे? सोच लो। आई कैप का सवाल है, सोच लो। यही आ रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप भी नहीं है, तो आपने तो बताया टोटल बताया, लेकिन हैं। 100 भी डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं होते, अगर 60 की ज्यादा। चलें आप ला कर लें, आप, मैं आपकी जुबान के मुताबिक इसको 5% और इसको 10% कर लेता हूं। अब ये आपकी बात हो गई, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं। अब सोचें मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं। मैं चाह रहा हूं कि आप उस पॉइंट तक पहुंचें। जी उमर, नहीं पहुंच रहे? पहुंच गए, गुड। जी हाँ, आप भी यही पहुंचे थे। ये देखो, ये है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। यहां से एग्जामिनर फिर देखता है कि आप कितने अटेंटिव हैं। देखें बेटे, ये फिगर्स दी हुई हैं आपको 31 दिसंबर की। टू द पॉइंट फिगर्स को हाईलाइट करूं, अगर ये फिगर्स हैं 31 दिसंबर की, यानी कि एक्विजिशन डेट की नहीं है। वो क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड ऑन एक्विजिशन डेट वॉज ये एंड ये रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेंगे, अब ये तो बिग क्रॉस आया इसके ऊपर। अब आप देखेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन एडी मालूम करें पहले। आप बताएं जी, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट कितनी है और प्लांट एंड मशीनरी की कैरिंग अमाउंट कितनी है। एक्विजिशन डेट यानी कि 1 जनवरी 2016 को। जी बेटे, 526 आपने बनाई, कैसे बेटे, इंटू 100/95 किया। गुड मेरे बेटे, क्या बनता है 526.31, और इसे आपने 690 को 100/90 किया, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे डेप्रिसिएट हो रहा है। तो ये कितना आता बेटे जी, 766.67। ये है कैरिंग अमाउंट, समझ आई बात। और वो क्या कह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ PPE ऑन एक्विजिशन डेट। अब लाइक विद लाइक आया, कह रहा बिल्डिंग की कितनी है बेटे, यस,
और प्लांट एंड मशीन की कितनी है बेटा? 750। ओके, अब देखें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या बनती है। बिल्डिंग की फेयर वैल्यू में से उसकी कैरिंग अमाउंट को लेस कीजिए। फेयर वैल्यू 600, कैरिंग अमाउंट है 526.31। एडजस्टमेंट क्या बेटे जान? 73.69 इंक्रीज हो रही है। फेयर वैल्यू आपकी ज्यादा है ना, इंक्रीज हो रही है। चले मैं ऐसे प्लस इधर लगाया था। और प्लांट एंड मशीन आपके पास फेयर वैल्यू है 750, कैरिंग अमाउंट थी 766.67। क्या आ रहा है बेटे जी? 16.67 डिक्रीज हो रहा है, 16.67। फॉलो किया? ज़रा इसको 100/95 दोबारा करो। 500 इंटू 100/95 क्या? 31 नहीं आता, 33 तो नहीं आता। हाँ? अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं, डेसिमल्स में भी आ जाएगा तो खैर है। अब आप समझ गए। अब एडजस्टमेंट पर आपने डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट देखना है। फेयर वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई और डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट अब आप इसका लें। इस पर कितने परसेंट? 5%। इस पर कितने परसेंट? 10%। 5% क्या आता है बेटे जी? 3.68। डेप्रिसिएशन मजीद करनी है हमने। और इधर क्या आता है? 1.67। ये माइनस करना है 1.67। ज्यादा डेप्रिसिएट हो गया हुआ है ना, तो नेट इम्पैक्ट क्या आएगा बेटे जी? 2.01। ये नेट impact on depreciation because of fair value adjustment। ये है वर्किंग 7। आप क्या करो इसको, ये आपकी क्या है जी? वर्किंग 7। इसके अंदर अब आपने देखना है कि ग्रुप रिटेन अर्निंग को क्या जा रहा है और एनसीआई को क्या जा रहा है। होल्डिंग क्या थी? 60-40 थी। 60% एंड 40%, 1.2 और 0.8। एम आई राइट? मजा आया इसका? ये मैथमेटिक्स है। अब देखो, एग्जामिनर जानता है कि जी आपको कंसोलिडेशन आती है, लेकिन एग्जामिनर टेस्ट क्या कर रहा है? आपकी अटेंशंस। और वो भी आपको आता है अगर आप अटेंटिव हो। अटेंटिव नहीं होते एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर गड़बड़ हो जाती है ये वाली। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बेटे जनाब आपका होमवर्क है और बड़ा मजे लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अब आप मुझे बताओ, कौन बच्चे सिर्फ होमवर्क कर रहे हैं और कौन बच्चे वो हैं जो कि आपकी बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हुए हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मुताल्लिक जो कंसोलिडेशन है, कितने हो गए? एमसीक्यूज इसके हुए? नहीं हुए तो मुझे एमसीक्यूज ही कर छोड़ो यार। तो फिर मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ। MCQs
relating to consolidated statement of financial position, क्योंकि अभी मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस तो नहीं बताया ना आपको, लेकिन बैलेंस शीट की कंसोलिडेशन से मुतालिक जितने MCQs हैं वो हो जाएं और उसके सारे क्वेश्चंस कर लो। अभी भी थोड़ा सा रहता है जो कि मैंने आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह करवाना है। वो क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पॉइंट आउट की थी बातें, आपको इस लेक्चर में की थी, बस इस लेक्चर में की थी। ये वाले पॉइंट्स अभी भी हमारे डिस्कस होने वाले रहते हैं। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू लायबिलिटीज की एडजस्टमेंट, अनरिकग्नाइज्ड लायबिलिटी की एडजस्टमेंट और इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर्स ऑफ फिक्स्ड एसेट की एडजस्टमेंट। अभी ये पॉइंट्स रहते हैं। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप बच्चे इन पॉइंट्स को खुद से ओवर द वीकेंड ग्रिप कर लें, फिर उसके बाद मैं सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।